प्लेट गिरने की आवाज सुन ऋचा दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उनकी नजर जैसे ही ऋचा पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे। लगता है सब्जी में नमक नहीं, नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज कि नई नवेली बहू ऋचा की रुलाई फूट पड़ी। रूंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से दोबारा नमक डल गया होगा, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू ऋचा ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी महेंद्र सिंह बड़े ही रोबीले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलिहान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे सागर और सुरेश हैं। पत्नी सालों पहले गुजर गई है। बड़े बेटे सागर की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। ऋचा महेंद्र सिंह की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से है, इसीलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, कह दे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करके भी ऋचा अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। 18 वर्ष की कमसिन सी ऋचा अपनी माँ की एकलौती संतान थी। गरीबी और मुफलिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, ऋचा बिना माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। ससुर जी ने एक नजर में उसे अपने सागर के लिए पसंद कर लिया था। यूँ तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर उनका अपमान, कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने। देख, तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। तुम्हें पता नहीं है बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी तो उठाकर तेरे बाप के पास पटकाऊंगा। जो लुगाई मेरे बाबूजी की ध्यान न रख सके उसे क्या फोड़े पर घिस के लगाऊंगा मैं। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वो भी लल्ला जी कह उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। सागर को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन ससुर जी और ऋचा ही अकेले रहते। सुरेश के होते ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान था सुरेश। भाई की अनुपस्थिति में घर खेत जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी का पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सोता। ऋचा अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख सुरेश की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो ऋचा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। ऋचा भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर सुरेश बदनीयत से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली ऋचा रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल जिसकी लटे उड़ उड़कर ऋचा के चेहरे को चूमती रहती, सुरेश के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। ससुर जी को सुरेश का यूं ऋचा से बोलना बतियाना बुरा न लगता था। ना ही उन्होंने कभी ऋचा को बिना घूंघट करे सुरेश से बात करने को मना किया था। सुरेश के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। ऋचा के मन में कोई खोट न था। वो तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था ऋचा को। समय बीत रहा था। सुरेश की गिद्ध दृष्टि भी ऋचा पर पड़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। सुरेश उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो ऋचा को अपना ही इंतजार करते पाया। भाभी, एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई।
अभी लाई। आंचल समेटती ऋचा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि ऋचा को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलटकर देखा तो सुरेश उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसने ऋचा पर डाली। ऋचा एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं लल्ला जी, ऐसी नजर से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप सुरेश को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल सुरेश उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, सुरेश भी बुला सकती हो। हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी जरूरत। सुरेश कुटिलता से मुस्कुराया। ऋचा पर घड़ों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतनी दुसास। भूल रही हो तुम, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी ऋचा। अच्छा, और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे तुम्हें झूठी मकार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वह दृढ़ता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। ऋचा गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने ऋचा को बिस्तर पर गिरा दिया। ऋचा जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, जी कोई बचाओ। ऋचा बिलाप कर रही थी। खट से दरवाजा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। कमरे में रोती बिलखती बहू, अर्धनग्न हालत में बेटा और लगभग वैसे ही हालत में बहू भी। सुरेश! ससुर जी गरजे। बाबूजी मेरी कोई गलती ना है, ये ऋचा ही मुझे बहला फुसला कर। सुरेश ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकते। मेरी बहू सीता है सीता, तू मेरी बहू पर लांछन लगाने चला है। कमबख्त, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तुमने जैसा कृत किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में भिजवा कर ही मानूंगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेला देखकर या खुद ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, इसमें मेरा क्या कसूर बताओ। महेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी। डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। पूरा साहस जुटा ससुर जी फिर से बोले। तू मेरी बिटिया है, ये बेगैरत है। माँ सम्मान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसी हुई इसकी। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रहा हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। ये बाल तजुर्बे से सफेद हुए हैं मेरे, सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। लेकिन ससुर जी आप यहाँ कैसे? आप तो अपने दोस्त के बेटे की शादी में से कल वापस लौट कर आने वाले थे ना जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं घर वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने पर से वो अपवित्र नहीं हो जाती। महेंद्र सिंह जी ने अपने बड़े बेटे को फोन कर बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यही शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता।